फर्रुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थली स्तूप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पूजन। आरोग्य मेले का किया उद्घाटन। सरकारी योजनाओं के 22 लाभार्थियों को किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा कि राज्य सरकार सभी जरूरतमंद लोगों को फ्री लगवाएगी कोरोना की वैक्सीन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाता का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने बंद किए चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर। यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक। कानपुर चिड़ियाघर को किया गया सील। दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में हुआ बड़ा विमान हादसा। उड़ान भरने के बाद विमान हुआ क्रैश। 62 लोगों के साथ विमान ने जकार्ता के लिए भरी थी उड़ान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकिस्सा पहुंचकर सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आरोग्य मेले का शुभारंभ किया है और फिर बौद्ध तीर्थ स्थली स्तूप पर पहुंचे हैं, जहां पहले से की गई तैयारियों में डॉक्टर धर्मपाल थेरो ने मुख्यमंत्री को स्तूप पर पूजन करवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों समेत विधायक और बीजेपी नेता मौजूद रहे थे। एक साथ यहां पर आज विकास की भी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। आरोग्य मेला का पूरे प्रदेश के कार्यक्रमों का शुभारंभ भी हो रहा है। यानी 3400 से अधिक स्थानों पर यह आरोग्य मेला हर रविवार को लगा करेंगे। इस दृष्टि से जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है, इसका शुभारंभ प्रदेश के लिए फर्रुखाबाद जनपद के संकिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हो रहा है। इसके लिए फर्रुखाबाद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वहीं गोरखपुर के कौवाबाग रेलवे कॉलोनी में पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने केंद्रीय कार्यालय पर बैठक की है, जिसमें रेलवे को प्राइवेटाइजेशन और रेलवे के मजदूरों के हित में निर्णय लिया गया है। वहीं बताया गया है कि रेलवे पर कॉरपोरेट जगत को लाने की बात चल रही है, जो कि रेलवे मजदूर के हित में नहीं है, जिनका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और पूरे साल के कार्यकाल पर भी हमने चर्चा की है और आगे किस तरह से काम किया जाएगा उसकी नीति तय करेंगे, उस पर भी हमने चर्चा की है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि आगे की आंदोलन किस तरह चलाया जाएगा। यह पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें रेलवे पर संगठनात्मक और रेल के कर्मचारियों और रेल उद्योग की समस्याओं पर चर्चा होगी। रेलवे पर चारों तरफ कारपोरेटाइजेशन, निजीकरण का जो बयार चल रही है, इसको भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ और पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ मजदूर और उद्योग हित में नहीं मानता। यह पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक। वहीं उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी होने के बाद कन्नौज जिले का पशुपालन विभाग भी सतर्क हो गया है। जिले के इंदरगढ़ इलाके के लाख बहोसी पक्षी विहार में बड़ी संख्या में आने वाले विदेशी पक्षियों के साथ मुर्गी पालन केंद्रों पर भी नजर रखी जा रही है। लाख बहोशी पक्षी विहार में आने वाले विदेशी पक्षियों की बीट सैंपलिंग के लिए भेजी जा रही है। साथ ही पोल्ट्री फार्मों में बीमार मुर्गियों की सैंपलिंग कर पालकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा 8 ब्लॉक में रैपिड रिस्पांस टीमों को भी निगरानी के लिए लगाया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और जिले के 8 ब्लॉक में रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। हर रिस्पांस टीम में एक उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और 2 पशु चिकित्सकों को रखा गया है। टीमें पोल्ट्री फार्म में बीमार मुर्गियों और चूजों पर भी नजर रखेंगी। साथ ही उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा जाएगा। सर, बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में जिले में क्या एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं? बर्ड फ्लू वैसे तो हमारे यहाँ जिला शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम जो है जो विदेशी बर्ड है उसकी बीट
हम शासन को वहाँ से उसके लिए सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं। और पोल्ट्री फार्म के लिए भी हम लगातार बर्ड फ्लू के लिए वो सैंपलिंग कराते रहते हैं। सर, बर्ड फ्लू फैल रहा है, ऐसे में जिले में क्या एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं प्रतापगढ़ के बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होने लगा है। 4 दिनों के अंदर 2 बड़ी लूट और एक हत्या की वारदात से लोगों के बीच सनसनी फैल गई है। मामला पट्टी कोतवाली इलाके का है। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सर्राफा व्यवसायी अहमद राइन की गोली मारकर हत्या कर दी और लाखों के सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। तो वहीं व्यवसायी के इस सगे भाई मुस्तकीम राइन को बदमाशों ने तमंचे के बट से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल भाई को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही बाइक सवार 3 बदमाश जेवरात से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए और साथ ही आभूषण की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। घटना यही सर जी कि दुकान बंद करके सराफा की दुकान है, जा रहे थे घर, तो रास्ते में रोक कर गोली मार दी। इसके बाद सामान लूट ले गए। छोटा मरे नहीं सर जी, कहाँ मरे? छोटा भाई एक की डेथ हुई है। नहीं, डेथ नहीं हुआ है सर जी, गोली लगी है। और ये ज्वेलर है अपनी शॉप बंद करके वापस अपने गांव की ओर आ रहे थे, जिसमें ज्वेलरी का सामान था और नकदी थी। उसमें 3 लोग बाइक से आए और उन्होंने पहले गाड़ी रोकी और उसके बाद जो थैला छीनने का प्रयास किया, उसमें रेजिस्टेंस किया गया तो उन्होंने गोली मार दी। जो आसपास के हिस्ट्री शीटर हैं या ऐसे बदमाश हैं जो लूट के मुलजिम रहे हैं, उन पर हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और जल्द ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चित्रकूट से वापस आते ही रायबरेली पहुंचे हैं और कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिले के लालगंज, गुरु बख्शगंज, बछरावा होते हुए लखनऊ के सड़क मार्ग से जा रहे थे। फतेहपुर से चलने के बाद रायबरेली में कई जगह अखिलेश यादव का गर्मजोशी से यहां पर स्वागत हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि उनकी पार्टी किसानों का समर्थन करती है और केंद्र सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए, वो हमारे अन्नदाता हैं। वहीं योगी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन समर्थन करती है और सरकार से कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, किसानों के हक में फैसला लेना चाहिए, किसानों के हक में और उनकी मांगे तीनों कानून वापस लेने चाहिए। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन पूरे देश के किसानों के समर्थन है उन्हें। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कई गुना परसेंटेज बढ़ गया है महिलाओं के खिलाफ अपराधों का। वहीं बर्ड फ्लू फैलने के बाद अब प्रदेश में अलर्ट जारी है। सिद्धार्थनगर में भी 2 पक्षियों के मृत पाए जाने पर लोग बर्ड फ्लू की आशंका से डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिले के बांसी कस्बे के माधव पार्क के पास एक कौवा मृत पड़ा हुआ था और आज जिला मुख्यालय पर स्टेडियम के पास एक उल्लू मृत पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों ने उल्लू की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय में भेजा, जिसके बाद से जिले में पक्षियों की मौत होने पर बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। वहीं वन अधिकारी ने बताया है कि उल्लू का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी मौत का कारण लाइट मारने की वजह सामने आई है और साथ ही कौवे में भी बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। आज हमें किसी पत्रकार महोदय से जानकारी हुई कि क्या नाम है, स्टेडियम के बाहर जो है उल्लू मरा पड़ा हुआ है। तो उसमें बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जैसे हमें जानकारी मिली, तत्काल हम अपने संबंधित स्टाफ को लेके डिपो साहब के निर्देशानुसार जगह पे 10 मिनट के अंदर पहुंचे और उसको तत्काल जो है पशु चिकित्सालय ले जाके हमने पोस्टमार्टम करवाया, जिससे पता चला कि वो पोल के नीचे ही क्योंकि गिरा हुआ था, तो हमको आशंका हो गई थी वहीं पे कि क्या नाम है इलेक्ट्रिक से हुआ है। वहीं भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ देखने को मिल रही है, जिसके बाद सीमा सड़क संगठन की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। आपको बता दें
कि माड़ा बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए राशन आपूर्ति और कई ज़रूरतों को देखते हुए सड़क को 24 घंटे खोलने की ज़रूरत होती है, जिस काम को सीमा सड़क संगठन बखूबी निभा रहा है। साथ ही हर पल हिमस्खलन और बर्फीली बवंडर का खतरा यहां पर बना रहता है, लेकिन जान जोखिम में डालकर ये हिमवीर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाकर मार्ग सुचारू करने में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ को देखने को मिल रही है, जिसके बाद से अब यहां पर सीमा सड़क संगठन की टीम बर्फ हटाने में लगातार जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ को हटाने में कर्मचारी यहां पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि माड़ा बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए चौकियों पर तैनात सेना के जवानों के लिए यहां पर राशन आपूर्ति और कई ज़रूरतों को देखते हुए सड़क को 24 घंटे खोलने की यहां पर ज़रूरत होती है, जिसको लेकर लगातार यहां पर सड़क पर से बर्फ हटाने के लिए कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। हल्द्वानी के इंदिरानगर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे ने 1581 घरों को 15 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस साथ ही आरपीएफ के साथ भारी फोर्स ने घर को चयनित कर खाली करने का नोटिस दे दिया है। आपको बता दें कि रेलवे की भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है, जिसको लेकर कई बार रेलवे सीमांकन भी कर चुका है और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं रेलवे की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने नोटिस में लिखा है कि 15 दिन के अंदर घर खाली न करने पर अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जाएगा। वहीं लोगों ने रेलवे की इस कार्रवाई को मनमानी करार दे दिया है। साथ ही मौके पर जनप्रतिनिधियों का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन से वार्ता भी हुई, लेकिन रेलवे घर खाली किए जाने पर ही डटा हुआ है। देखिए, एक ज़माने से लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं और रेलवे की हद में ये चीज़ नहीं है। ज़बरदस्ती है कि भाजपा शासन में ये चीज़ें लाई जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये क्या है, मुसलमानी बस्ती है, इनको सताया जा रहा है। इस तरीके से ये है कि सब इनको उजाड़ा जाए, परेशान किया जाए, लोगों को यहाँ से हटाया जाए। अरसा हो गया रहते हुए यहाँ पर, करीब 80-90 साल का अर्स हो गया लोगों को रहते बस्ती बसे हुई है। पहले जब सीमांकन था वो कहाँ पर था और अब कहाँ पर? वो रेलवे जो है अपने हद, अगर इसमें 35 फुट जो उसकी आती है हद में, उससे 30-35 फुट आती है अपनी उसके हद में, वो रेलवे की जगह कहलाती है। अब ये नाजायज़ इस तरीके से दबाया जा रहा है लोगों को, इस तरीके से साहब। बीजेपी प्रदेश सुरेश भट्ट महामंत्री कालाढूंगी विधानसभा के सभी मंडलों का दौरा कर रहे हैं, जहां हर बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की योजना बना रहे हैं। साथ ही कालाढूंगी विधानसभा में मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर बैठक कर आयोजित भी यहां पर की जा रही हैं। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने शक्ति केंद्रों में बैठक की है और कार्यकर्ताओं से यहां पर सभी बूथ के प्रभारियों और बूथ कमेटियों को संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही शक्ति केंद्र और बूथ प्रभारियों की जिम्मेदारी भी यहां पर बताई गई है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। हम इस बार उत्तराखंड का ये मिथक टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी ये सर्वदूर आजकल कहा जाता है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा। उत्तराखंड के अंदर भी हम सब कार्यकर्ता मिलकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर और आम जनता को पार्टी के साथ जोड़कर हम फिर से उत्तराखंड में 2022 में सरकार बनाएंगे।
काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी के नवनियुक्त प्रभारी दीपक कुमार कौशिक ने पुलिस चौकी में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के पालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की है और बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग करें। किसी भी आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और साथ ही कहा कि नशे के कारोबार करने वालों की किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। और रही बात कार्रवाई की, तो मैं अवैध खनन करते हैं लोग, उन लोगों को सख्त जो है मेरा मैसेज ये है कि वो लोग अपना काम सुधारेंगे और नहीं तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अवैध खनन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ओवरलोड जो भी लोग चलते हैं उन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो रश ड्राइविंग करते हैं ड्राइवर जो हैं, उन लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं, वो लोग भी रश ड्राइविंग नहीं करेंगे। यदि कोई रश ड्राइविंग करता पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। जहां देश भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर देश में खुशियों की लहर दौड़ रही है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले दिनों यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए थे, तो अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने दौरे के दौरान वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने थर्ड ट्रायल को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा है कि लोकतंत्र में सवाल नहीं उठेंगे तो क्या पाकिस्तान में उठेंगे, कहते हुए उन्होंने यहां पर चुटकी ली है। मैं वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखता। वो वैज्ञानिकों का, हमारे साइंटिस्टों का, उनका एफर्ट है और उनके एफर्ट का मैं स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सरकार को ये कॉशन जरूर मैं करना चाहता हूँ कि थर्ड ट्रायल न किए जाने के कारण एक ऐसा फैक्टर है जिसका कुछ तथ्यपूर्ण भरोसा प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि थर्ड ट्रायल के बिना भी केवल 2 ही ट्रायल के आधार पर वैक्सीन जो है पूरी तरीके से इफेक्टिव है, इसको लगाएं, इसको कहना चाहिए। तो यदि किसी ने ये सवाल उठाया कि थर्ड ट्रायल क्यों नहीं हुआ है, तो लोकतंत्र में यदि सवाल नहीं उठेंगे तो क्या पाकिस्तान में उठेंगे? रामनगर के बंबा घेर में एक महिला को गोली लगने के मामले से अब हड़कंप मचा हुआ है। आनन-फान में महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी जांच के लिए पहुंच गए हैं और साथ ही जांच पड़ताल भी पुलिस ने यहां पर शुरू कर दी है। वहीं कोतवाल अबू कलाम ने बताया है कि आसपास के लोगों से जानकारी ली जा रही है और इस मामले की जाँच के लिए टीम बनाई गई है। साथ ही महिला का बयान भी यहाँ पर लिया जा रहा है। अभी हमें एक सूचना मिली है डॉक्टर अभिषेक ने ब्रिजेश हॉस्पिटल के द्वारा कि कोई केस आया उनके पास जिसको गनशॉट इंजरी का केस है। वो एक महिला आई थी जिसकी चेस्ट में गोली लगी है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने तहकीकात की तो उनके द्वारा बताया गया कि उसको कोसमोस हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है। गोली कैसे लगी, किन परिस्थितियों में लगी है, इसकी अभी जाँच की जा रही है। सर महिला कहाँ की है? महिला यही बंबा घेर की रहने वाली फूल बेबी नाम है जिसका, हस्बैंड का नाम है शकील। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे गोली लगी। अभी हमें एक सूचना मिली है डॉक्टर। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में अतिथि होटल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। गुरुकुल नारसन हाईवे पर अतिथि होटल में आग लगने से होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें कि आग रात को उस समय लगी जब होटल में कोई नहीं था, जिससे किसी को हताहत यहां पर नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि होटल सालों से बंद पड़ा है। वहीं होटल स्वामी अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुलिस गहनता से जांच कर रही है। वहीं सीओ मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया है कि रात को लगभग 12 बजे 2 लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद अतिथि होटल में आग लगने का मामला सामने आया। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही यहां पर आग को बुझाने का काम भी किया गया है।
8 बजे के आसपास हमारा मैनेजर रजनी सैनी आया, तो आने के बाद उसने फ़ोन किया मैडम के फ़ोन पे कि मैडम बहुत बुरा हुआ है और यहाँ पे होटल के अंदर आग लगा दी गई है। फिर हम भाग कर के आए, तो आने के बाद कंप्लेन हमने लिखवाई और देखा तो नीचे रेस्टोरेंट में आग लगाया गया और साथ में जो भी आग लगाने वाला है वो अपने हाथों से पंखे वगैरह को भी तोड़ा है उसने और एसी वगैरह को पूरा जलाया गया। तो मैं तो इसमें सोचता हूँ, समझता हूँ कि किसी न किसी आदमी का साजिश है जो हमारे स्टाफ से, हमारे बिजनेस से और मेरे से एक दुश्मनी की भावना रखता है। 12:30-1 बजे करीब में 2 व्यक्तियों ने नारसन चौकी में जाके सूचना दी थी कि आर्यन होटल, ये अतिथि होटल में धुआं निकल रहा है। इस सूचना पे तत्काल वहाँ पे फायर और चौकी से फोर्स पहुँची थी। मैं भी मौके पे पहुँचा हुआ था। तो पहले तो आग को बुझाया गया, जो कि एक मेज के नीचे कुछ कागज़ और कुछ गत्ते के ऐसे सामान रखे थे जिसमें लगे थे। बाद में आग बुझाने के बाद हमने वहाँ पे जांच करी, तो वहाँ पे मौके पे न कोई घायल मिला, न कोई मैनेजर, न कोई संबंधित व्यक्ति मिला। इस चीज़ को फिर हमने इंश्योर किया कि किसी जो होटल के मालिक हैं या अन्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हुई, लेकिन हो नहीं पाई थी। हमने तफसील से इसका तस्करा डाला और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आग लगी थी और क्या मामला हो सकता है। बीजेपी ने उत्तराखंड प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर जाकर शक्ति केंद्र कार्यशाला आयोजित की है और लोगों को सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जनता के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार करने पर भी यहां पर जोर दिया गया है, जिससे कि सरकार की योजना का लाभ लोग यहां पर उठा सकें। शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ अध्यक्षों को एक चर्चा के लिए बुलाया था कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, बूथ पे क्या समस्याएं हैं, उन्हें पार्टी को कैसे अवगत कराया जाए। तो एक नीचे कड़ी से ऊपर की कड़ी को जोड़ने का एक अभियान था, जिसमें उन्हें कहा गया कि जो भी समस्याएं जहां पर भी बूथ लेवल से ऊपर तक हैं तो वो सरकार तक पहुंचाई जाएं, जिससे उनके समाधान हो सकें। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये एक कार्यशाला का भारतीय जनता पार्टी ने मिशन फतेह 2022 अभियान शुरू कर दिया है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने सबसे नज़दीकी और सबसे निचले पायदान बूथ, जिसको पार्टी मजबूत करना चाहती है, बूथ स्तर से पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इससे बूथ अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं को जोड़ के पार्टी ने मिशन फतेह 2022 की शुरुआत कर दी है। देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन हो चुका है और अब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। राजधानी में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली में 79 इस साइट पर 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली के अंदर 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है। तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।